आजकल जन सुनवाई में महिला अपराध से संबंधित तमाम शिकायतें प्राप्त होती हैं और शिकायतों को लेकर के महिलाएं एक जगह से दूसरी जगह भटकती रहती हैं और उन्हें ये नहीं पता चल पाता कि उन्हें कहां से न्याय मिले। जब आईपीसी और विशेष अधिनियम की बात करें तो 498A भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को उसके पति या उसके रिश्तेदार होने के नाते प्रताड़ित करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी भी तरह की प्रताड़ना शामिल है जो उसके पति और उसके रिश्तेदार द्वारा की जाती है। इसी के साथ साथ यदि अब विवाहित महिला से दहेज की मांग की जाती है तो 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी लागू होता है, जिसमें धारा 3 में दहेज मांगना और देना दोनों ही अपराध माना गया है, जिसमें जुर्माना 15,000 तक और 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसी तरह से जो धारा 4 है उसमें दहेज मांगना अपराध है, जिसमें 6 माह से लेकर के 3 साल तक की सजा, 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो 3/4 दहेज अधिनियम 498A आईपीसी के साथ लगाया जाता है जो महिला अपराध से संबंधित शिकायतें आती हैं। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें पुलिस अपराध दर्ज करती है और उसके बाद फिर उसकी विवेचना करती है, जिसमें गिरफ्तार करके वो उसे जेल भेज सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसी के साथ साथ जब देखा जाए तो पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रशासन और फिर न्यायपालिका में एक सिंपैथेटिक व्यू रहता है, जिसमें प्रयास ये होता है कि पति पत्नी का मधुर संबंध बना रहे और परिवार सरवाइव करे, परिवार विखंडित ना हो। इसके लिए अब तो विशेष न्यायालय भी गठित हो गए हैं और इसके डिस्ट्रिक्ट जज स्तर के अधिकारी भी परिवार न्यायालय के हो गए हैं। अब किसी महिला को शिकायत होती है तो वो दहेज उत्पीड़न और प्रताड़ना से संबंधित अगर आवेदन पत्र देती है तो 498A और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुकदमा थाने पर लिखा जाता है। मुकदमा लिखने के बाद यह सबसे पहले महिला परामर्श केंद्र पर जाता है काउंसलिंग के लिए, जहां पति पत्नी दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और वहां पब्लिक के काउंसलर भी रहते हैं और महिला काउंसलर लेडीज कांस्टेबल रहती हैं। उन्हें 3 बार बुलाया जाता है और अच्छी तरह से पारिवारिक संबंधों के बारे में समझाया जाता है और उनकी कोशिश होती है कि उनके बीच एक सुलह समझौता हो जाए। अगर सुलह समझौता नहीं होता है तो फिर पति के विरुद्ध अपराध पंजीकरण हेतु एक रिपोर्ट परिवार परामर्श केंद्र से चली जाती है और उसे पर अपराध पंजीकृत हो जाता है। अगर आवेदन पत्र पर यह कार्यवाही चलती रहती है तो, और पूर्व से ही अगर अपराध पंजीकृत है और फिर काउंसलिंग के लिए आया हुआ है तो फिर काउंसलिंग निरस्त करते हुए इस एफआईआर की कॉपी को पुनः थाने पर भेज दिया जाता है, इस आशय से कि इसमें साक्ष्य संकलित करके विवेचक कोर्ट में रिपोर्ट भेज दे और आवश्यक
अब विवेचक साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट लगा करके और कोर्ट में केस डायरी भेज देता है। चार्जशीट का मतलब हुआ कि जो महिला के द्वारा चार्ज लगाए गए हैं वो पूरी तरह से साबित हुए हैं और उनके साक्ष्य केस डायरी में संकलित किए गए हैं। उन साक्ष्यों को तलब करके कोर्ट अग्रिम कार्रवाई करे। कोर्ट में जाने के बाद फिर काउंसलिंग शुरू होती है और कोर्ट पुनः अपने स्तर से काउंसलिंग की कार्यवाही करती है और न केवल लोअर कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट में भी इस तरह की कार्यवाहियां सुलह समझौते के लिए चलती हैं और काउंसलिंग कोर्ट के स्तर पर भी होती है और काफी प्रयास होता है कि परिवार एक साथ रहे और उनमें एका बना रहे और किसी तरह का विवाद या विपरीत स्थिति ना आए। किसी भी दशा में तलाक या संबंध विच्छेद के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। हर स्तर पर सिंपैथेटिक व्यू अपनाते हुए और मधुर संबंधों को बनाए रखने के लिए, सुधारने के लिए कोशिश की जाती है। जब ये प्रयास विफल होते हैं तब फिर दंडात्मक कार्रवाई चलती है और जो आईपीसी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम में प्रदत्त दंड है उनके आलोक में फिर कार्रवाई होती है और फिर अंतिम निर्णय कोर्ट द्वारा दिया जाता है। इस संबंध में ये और बताना है कि जब दहेज की मांग को लेकर के किसी महिला की हत्या हो जाती है तो वो दहेज हत्या का मामला बनता है। दहेज हत्या में 304B आईपीसी की धारा लगती है और 498 304B उसमें साबित करना पड़ता है कि दहेज की मांग हुई, उसके लिए प्रताड़ना हुई और प्रताड़ना के बाद उसकी डेथ हुई। इसमें आजीवन कारावास तक है और 3 स्थितियां मुख्य रूप से इसमें देखी जाती हैं। एक तो दहेज की मांग की गई हो और उसके लिए प्रताड़ना की गई हो और फिर शादी के 7 साल के अंदर उसकी डेथ हुई हो। ऐसी स्थिति में दहेज प्रतिषेध अधिनियम दहेज हत्या का अपराध पंजीकृत होकर के विवेचना होगी। मृत्यु अप्राकृतिक हो, किसी न किसी बाहरी कारण से उसकी डेथ हुई हो, तो शादी के 7 साल के अंदर हो, दहेज की मांग हो और अप्राकृतिक मृत्यु हो। इन 3 स्थितियों में दहेज हत्या का केस दर्ज होता है। मुख्य बात यह है कि जिस पर दहेज हत्या का आरोप लगता है उसे साबित करना पड़ता है कि वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है और उसने हत्या नहीं की है। बर्डन ऑफ प्रूफ मुलजिम पर होता है और इसमें भी सख्त कार्यवाही का प्रावधान है। महिला सशक्तिकरण को देखते हुए 1090 की कार्यवाही है और दूसरी तमाम योजनाएं हैं जिनके तहत महिलाएं अलग से भी कॉल करके सूचना दे सकती हैं और 1090 में डीआईजी स्तर तक के और एडीजी स्तर तक के पुलिस के अधिकारी हैं जो उनकी बात सुनते हैं और सुनने के बाद उसके निस्तारण की कोशिश करते हैं और कोशिश करने के बाद वो संबंधित थाने को भेज देते हैं कि ये निस्तारित नहीं हो पाया है, इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। फिर वहां पर भी दंडात्मक कार्रवाई होती है एफआईआर दर्ज करने के बाद। यह एक अलग प्रोसेस है। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई अधिनियम बने हुए हैं और कई तरह से कार्यवाहियां होती हैं।
और इन प्रावधानों का उपयोग करते हुए कहीं भी किसी भी स्थिति में अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।